बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहाँ है तू? अमीस ने फ़ोन को कान से लगाए बेचैनी से पूछा। इसे यहाँ 1 घंटा हो चुका था, लेकिन उसके दोस्त का कहीं भी नामो निशान नहीं था। वो दूसरे शहर में रहता था, जिससे उसे कुछ सामान लेना था, लेकिन 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी वो जब ना आया तो अमीस को गुस्सा आने लगा था। जिस पर उसने फ़ोन निकाल कर अपने दोस्त का नंबर मिलाया और उससे पूछा कि वो कहाँ है। मैं आ नहीं पाऊंगा तो वापस चला जा। उसके दोस्त ने कहा तो उसने गुस्से से अपने जबड़े भींचे। तो पहले नहीं बता सकते थे तुम? 1 घंटा जाया किया तुमने मेरा। अमी इस गुस्से की शिद्दत से धाड़ा तो उसके गुस्से को महसूस करके उसके दोस्त ने जल्दी से फोन काट दिया। अमीस ने गुस्से से फोन की तारीख स्क्रीन को देखा और फिर जेर लब अपने दोस्त को कोसने लगा, जिसने उसका इतना वक्त शायद जानबूझकर ही जाया कर दिया था। उसने गहरा सांस भरकर अपने तैश पर काबू पाते हुए फोन को जेब में डाला और फिर अपनी बाइक की जानिब बढ़ा, जो कि उसने सड़क पर पार की थी, और वो खुद जंगल के करीब ढलवान में खड़ा था। मगर अभी वो सड़क की जानिब बढ़ने ही लगा था जब अचानक उसकी निगाह जंगल की तरफ उठी। मगर इस तरफ देखते ही वो चौंक उठा, क्योंकि इस हरे रंग का एक सांप नजर आया। वो नाग था या नागिन उसे समझ में नहीं आया था, लेकिन हरे रंग का वो सांप बेहद खूबसूरत था, और इस सांप को देखते हुए वो बेसाख्ता ही उस सांप का पीछा करने लगा था, जिसकी फिनकारें हर तरफ गूंज रही थी और इसी वहशतनाक खामोशी में इर्तियाश बर्पा कर रही थी। लेकिन अमीज को बिल्कुल भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था, ना ही इस जंगल से, ना ही इस हरे सांप से कि वो उसे डस लेगा। वो सांप की रफ्तार से रफ्तार मिलाता वो उसकी तरफ मुसलसल पीछे पीछे जा रहा था। सच तो ये था कि उसने आज से पहले सिर्फ काले और सुरमई नाग ही देखे थे, और पहली बार उसे हरे रंग का सांप देखने का इत्तेफाक हुआ था। तभी वो कुछ पुरजोश था और कुछ वो साइंस का तालिब इल्म था और आगे जानदारों की मुतालिक ही पढ़ना चाहता था। तभी उसे इस सांप में बेहद दिलचस्पी सी महसूस हो रही थी कि वो बिना डरे उसका पीछा करता जा रहा था। अमीस को भूल गया था कि वो यहाँ किस मकसद से आया था, और ये भी कि कुछ देर पहले तक वो बेहद गुस्से में था। याद था तो वो हरे रंग का सांप जो से बाकी सांपों से बेहद मुनफरिद लगा था। वो सांप मुसलसल आगे ही बढ़ता जा रहा था और अमीस भी उसके पीछे पीछे ही था, जब अचानक अमीस का ठिठक कर रुकना पड़ा, क्योंकि वो हरा सांप आगे जा चुका था, लेकिन उसका एक अंडा पीछे जमीन पर गिर गया था। अमीस को अब अंदाजा हुआ था कि वो कोई नाग नहीं बल्कि नागिन थी। उसने कुछ सोचकर उस अंडे को परखने के ख्याल से अपनी जेब से रुमाल निकाला और फिर उस अंडे को एहतियात से रुमाल में नरमी से बांधकर अपनी शर्ट की जेब में डाल दिया था, ताकि इस रुमाल के अंदर मौजूद अंडा टूट न जाए। वो अभी अंडे को रुमाल में बांधकर और जेब में डालकर फारिग हुआ ही था जब अचानक उसकी निगाह सामने मौजूद हरी नागिन पर पड़ी, जिसकी आंखें बेहद हरी और सुर्ख थीं। वो दूर से तेजी से रेंगती हुई उसकी तरफ आ रही थी, लेकिन उसे अपना अंडा लेने जो वो उठा चुका था। उस नागिन को देखकर अमीज ने तेजी से उल्टे पैर भागना शुरू किया और फिर तेजी से बाइक पर बैठकर वहां से निकलता चला गया। मगर जाने से पहले उस हरी नागिन की खौफनाक नफरत और गुस्से भरी फिनकारें जरूर सुनी थी। घर आने के बाद वो उड़ी उड़ी रंगत लिए बगैर किसी का सामना किए अपने कमरे में चला गया। उसकी माँ ने हैरत से घबराया हुआ सा अंदाज मुलाहिजा किया और उससे इस सब की वजह पूछने कमरे में भी आई, लेकिन उसने टाल मटोल से काम लेकर उन्हें मुतमईन कर दिया। अपनी माँ के जाने के बाद उसने गहरा सांस भरा और कुछ पुरसुकून होते ही वो अंडा रुमाल से निकालकर अपने सामने टेबल पर एक छोटी सी पेट्री डिश में रखा। लेबॉर्ट्री का कुछ सामान उसने अपने कमरे में भी सेट कर रखा था, क्योंकि वो अक्सर रिसर्च का काम करता रहता था। उसने उस अंडे को गौर से देखा तो उसे सफ़ेद अंडे में हरे हरे धब्बे से नजर आए। उसने कुछ सोचकर उस अंडे को वहीं छोड़ा और ताज़ा दम होने के लिए बाथरूम में घुस गया। वो नहीं जानता था कि उसने इस अंडे को अपने साथ लाकर अच्छा किया था या बुरा, लेकिन वो इस अंडे को देखकर इतना पुरजोश हो गया था कि अंजाम की परवाह किए बगैर उसे उठा लिया था। उस नागिन की फिनकारें अभी भी उसके जहन में गूंज रही थी। तब वो उसको अपने पीछे आते देखकर खौफजदा तो बहुत हुआ था, मगर इस अंडे पर रिसर्च करने की लगन इतनी शदीद थी कि उस वक्त उसने अपना हर खौफ पसे पुश डाल दिया था, और फिर इस खौफ के आगे उसकी जीत हुई थी। अब वो पुरसुकून होकर उस अंडे पर रिसर्च करने वाला था, और वो जानता था, बल्कि उसे यकीन था कि इस अंडे में उस नागिन का बच्चा ज़रूर होगा, और वो उसे पालने का इरादा भी कर चुका था, ताकि जान सके कि एक सांप की ग्रोथ कैसे और कितने अरसे में होती है। अमीस एक 18 साल का खूबसूरत और वजीह सा लड़का था, जिसने 1 महीने पहले ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। उसका मेजर सब्जेक्ट ज़ूलॉजी था, यानी जानदारों से मुताल्लिक पढ़ाई। उसे शुरू ही से हर जानदार को खोजने और उसके बारे में सारी मालूमात हासिल करने का
बेहद शौक था। यही वजह थी कि उसने ये सब्जेक्ट चुना था। फ्रेश होने के बाद उसने नीचे जाकर दोपहर का खाना खाया और फिर वापस अपने कमरे में आकर कमरे का दरवाज़ा एहतियात से बंद किया और फिर संडे को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखने लगा। तो सफ़ेद रंग के अंडे में हरे हरे धब्बे कुछ अजीब से थे, जिसमें माइक्रोस्कोप के नीचे उसे इन हरे धब्बों में भी सफ़ेद रंग के धब्बे नजर आए। लेकिन फिर वो एकदम चौंक उठा, क्योंकि उसे माइक्रोस्कोप के नीचे अंडे की जिल्द के साथ अजीब सी चीज़ चिपकी नजर आई थी। वो अंदर की तरफ होने की वजह से उसको वाज़ेह नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी इंसान का बच्चा उस अंडे के अंदरूनी सतह के साथ चिपका हुआ है। वो अचंभे में घिर गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने माइक्रोस्कोप से नजरें हटा ली और अब उस अंडे को हाथ में पकड़कर देखने लगा। पहले पहले उसका दिल किया कि इस अंडे को तोड़ कर देखे कि इसमें क्या है, लेकिन अगर वो इस अंडे को तोड़ देता तो एक जिंदगी ज़ाया हो जाती जो उस नागिन के बच्चे की थी। उसे इस अंडे को देख कर लगा था कि जैसे उसमें कोई इंसान का बच्चा हो, लेकिन फिर इस ख्याल को वहम समझ कर झटक दिया कि ऐसा मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि एक नागिन के अंडे में नागिन का ही बच्चा हो सकता था, किसी इंसान का नहीं। उसके पास हाई रिजोल्यूशन की माइक्रोस्कोप नहीं थी। तभी उसे लगा कि शायद माइक्रोस्कोप के नीचे संडे की रीडिंग अच्छे से नहीं आई। तभी उसने अब ये फैसला किया था कि वो उसे अपनी यूनिवर्सिटी में ले जाएगा और वहां जाकर चेक करेगा कि आखिर इस अंडे में क्या है। अगले दिन वो उठकर नाश्ता करने के बाद यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया, लेकिन उस हरी नागिन के अंडे को साथ ले जाना भूल गया। अमीज अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बहन भाई कोई था नहीं। इसे अपने माँ बाप की मोहब्बतों और शफकतों का वो इकलौता ही वारिस था। इन्हें लाडों प्यारों में पलकर वो बड़ा हुआ था और आज तक वैसा ही लाडला था जैसे पैदा होने के बाद से था। उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना और सर आंखों पर रखना उसके माँ बाप अपना फर्ज समझते थे। उसके बाबा का अपना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस था, जबकि उसकी वालिदा घरेलू खातून थी। वो एक अच्छे खासे खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। तब इसकी ज़िंदगी में खुदा के करम से किसी चीज़ की कभी कमी ना हो पाई थी। लेकिन उसके माँ बाप ने इतने अच्छे अंदाज में उसकी तरबियत की थी कि इतने लाड प्यार के बावजूद वो बिगड़ा नहीं था, लेकिन गुस्से का बेहद तेज था और जब अपनी आई पर आ जाता तो किसी की भी नहीं सुनता था। यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हुए वो उसी सुनसान और वीरान जंगल वाली सड़क से गुजरा था और बेसाख्ता ही वो कल वाला वाक़या याद करके अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा चुका था और उस तरफ देखने लगा था जहाँ से कल उसने नागन का अंडा उठाया था। कुछ देर यूं ही पुरसोच निगाहों से उस भेद भरे जंगल को देखने के बाद उसने तेजी से गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, मगर अचानक ही न जाने कहाँ से एक लड़की उसके सामने आ गई कि उसे एक बार फिर ब्रेक लगानी ही पड़ी। मगर वो लड़की फिर भी उसकी गाड़ी से टकरा कर नीचे गिर चुकी थी। वो हड़बड़ा कर कुछ आवाज़ बाख्ता होता तेजी से नीचे उतरा और फिर उसको उठने में मदद दी, जो हल्का हल्का कर्रा रही थी। उसकी टांग पर चोट लगी थी, जिसके सड़क पर गिरने की वजह से कोहनियों पर भी खराशें आई थी, लेकिन बाकी वो बिल्कुल ठीक थी। सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि तुम कब गाड़ी के सामने आ गई और मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। उसने सामने खड़ी बेहद हसीन और खूबसूरत लड़की को देखकर मुआजरत की, जिसने हरे रंग का लिबास पहना हुआ था। उसकी आंखें भी हरे रंग की थीं, जबकि तीखे नकुश की हामिल उस लड़की का रंग बेहद गोरा था, जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। इट्स ओके, मुझे भी ध्यान नहीं रहा। उस लड़की ने नरम सा मुस्कुराकर उसको माफ़ किया तो उसका दिल एकदम हल्का फुल्का हो गया। मेरा नाम हमीस है और तुम्हारा? हमीस ने एकदम हाथ आगे बढ़ाकर दोस्ताना अंदाज में पूछा। मेरा नाम बाबरा है। उस लड़की ने भी इस्तकबालिया मुस्कुराहट से उसे नवाज कर उसके हाथ से हाथ मिलाया तो वो बेसाख्ता खुश हुआ, क्योंकि उसे वो लड़की और उस लड़की का नाम दोनों ही बेहद खूबसूरत और दिल पर लगे थे। तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह ही बहुत प्यारा है। वैसे तुम यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? हमीस ने उसकी तारीफ करने के साथ सवाल पूछा तो वो एकदम उदास हो गई। वो तकरीबन 19 से शायद 20 साल की लग रही थी, यानी ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ। मेरे माँ बाप मर चुके हैं और मेरी परवरिश मेरे चचा चची ने की है। चची अच्छी नहीं और चचा का इंतकाल हो चुका है। चची का बेटा जुए में मुझे हार आया और वो मेरी शादी एक बूढ़े सेठ से करना चाहता था, लेकिन मैं वहाँ से अपनी जान और इज्जत दोनों बचाकर भाग गई और अब मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बाबरा ने उदास से लहजे में कहा तो हमीस उसके लिए परेशान सा हुआ। ओह, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ तुम तक चाहो रह सकती हो। हमीस ने उसे पेशकश की तो वो तेजी से सर हिला गई। हमीस ने यूनिवर्सिटी जाने का इरादा तर्क किया और उसे अपनी गाड़ी पर बिठाकर वापस घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो उसे अपने बारे में सब कुछ बता रहा था। उसकी माँ उसके साथ कम उम्र हसीन लड़की को देखकर हैरान तो हुई, मगर जब उसने बाबरा की सारी कहानी अपनी माँ को सुनाई
تو وہ بھی بابرا کے لیے پریشان ہو گئی اور اسے بے فکر ہو کر اس کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اسے گھر چھوڑ کر وہ اپنے گھر میں لے آیا تھا، جہاں سے آج صبح وہ ہری ناگن کا وہ انڈا لے جانا بھول گیا تھا جس پر اس نے ریسرچ کرنے کا کام شروع کیا تھا۔ یونیورسٹی جا کر اس نے دوسری مائکروسکوپ میں اس انڈے کی جانچ پڑتال کی تھی، مگر ابھی بھی اسے وہی سب کچھ نظر آیا تھا جو وہ پہلے دیکھ چکا تھا، جس پر اس کا تجسس مزید بڑھ چکا تھا۔ تبھی اس نے اس انڈے سے اس ہری ناگن کا بچہ نکالنے کا سوچا تھا تاکہ دیکھ سکے کہ آخر وہ بچہ کیسا ہوگا جو مائکروسکوپ میں انسان کی طرح کا دکھتا تھا۔ اس انڈے کی نشو و نما کے لیے مکمل سیٹ اپ اور درجہ حرارت کی ضرورت تھی، تبھی اس انڈے سے وہ بچہ صحیح سلامت باہر آ سکتا تھا۔ اس نے اپنی یونیورسٹی کی لیبارٹری میں ہی پروفیسر کی اجازت لے کر ایک الگ جگہ پر وہ سیٹ اپ بنایا تھا تاکہ کوئی غلطی سے بھی اس انڈے کو نقصان نہ پہنچا پائے، اور ساتھ ہی اس نے باہر لکھ دیا تھا ڈونٹ ٹچ۔ اس سارے کام سے مطمئن اور فارغ ہو کر وہ گھر واپس چلا آیا، جہاں اس کا پہلا سامنا ہی ہری آنکھوں والی بابرا سے ہوا۔ وہ سارے دن کی محنت، مشقت اور اس انڈے کے سیٹ اپ میں بابرا کو بالکل فراموش کر چکا تھا، مگر اسے دیکھتے ہی اس کا سارا قصہ یاد آیا، اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں بابرا کے لیے احترام اور نرم گرم سے جذبات امڑ آئے۔ اسے یہ ماننے میں کوئی عار نہیں تھا کہ وہ اسے پسند کرنے لگا تھا، صرف ایک دن میں ہی۔ تمہیں یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ حمیس نے نرم سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، تمہاری ماما بہت اچھی ہیں اور تمہارے بابا بھی، تمہارا بہت شکریہ، بابرا نے مشکور لہجے میں کہا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ تمہیں شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں، چلو میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں۔ وہ اپنا بیگ ایک طرف رکھ کر بولا اور پھر بابرا کو اپنا بنگلہ دکھانے لگا۔ ان کا بنگلہ کافی بڑا اور بے حد خوبصورت اور جدید انداز میں بنا ہوا تھا، جہاں رکھی ہر چیز اس کو آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ وہ غور سے ایک ایک چیز کو دیکھتی ہوئی اس کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہی تھی، جو مسلسل بولتا وہ اسے اپنے گھر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ کچھ وقت بابرا کے ساتھ گزر کر رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا آیا، اور پھر یونیورسٹی کا کچھ کام کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تاکہ صبح جلدی اٹھ سکے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس نے خود کو اسی جنگل میں پایا جہاں سے اس نے ناگن کا انڈا اٹھایا تھا۔ وہ خود کو اچانک وہاں پا کر حیران رہ گیا، لیکن اسے خوف بھی محسوس ہوا، کیونکہ اس کے چاروں طرف سے ناگ اور ناگنوں کے خوفناک اور وحشتناک پنکاریں گونج رہی تھی، لیکن اسے کہیں بھی کوئی ناگ یا ناگن دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ کچھ متجسس سا ہوا اور آگے بڑھ کر ان آوازوں کا تعاقب کرنے لگا جو سے دائیں جانب سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا رہتا تھا، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھا تھا وہ آوازیں سے مزید دور ہوتی جا رہی تھی۔ پیدل چل چل کر اس کا بے حد برا حال ہو گیا تھا، جبکہ پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ مزید چلا تو کمزوری سے گر جائے گا، لیکن پھر بھی وہ مزید ہمت کر کے چلتا رہا تاکہ اپنے دل میں ابھرتے تجسس کو ٹھنڈا کر سکے۔ اس نے مزید ایک قدم آگے اٹھایا تو اس کے حلق سے بلند اور وحشتناک چیخ سی گونجی، اور اگلے ہی پل وہ نیچے گرتا چلا گیا۔ وہ کوئی کھڈا تھا جس کو وہ دیکھ نہیں پایا تھا اور اس میں گر گیا، لیکن اس کے لیے خوف کی بات یہ تھی کہ وہ اس کھڈے میں نیچے کی طرف گرتا ہی چلا جا رہا تھا اور اب تک زمین سے نہیں ٹکرایا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اندھیر اور اندھیری کھائی میں گر رہا ہو جو لاکھوں کروڑوں فٹ گہری ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اتنی گہرائی میں گرنے پر اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتا، اچانک اس کے قدم سکون سے زمین سے ٹکرائے اور وہ خود بخود سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے چونک کر خود کو دیکھا تو وہ بالکل صحیح سلامت کھڑا تھا اور ایک خروش تک اسے نہیں آئی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، بلکہ حیران سے زیادہ مبہوت ہو گیا، کیونکہ اس کے سامنے ایک محل تھا، شیشے کا بنا ایک خوبصورت سا محل جس کے اندر سے ہر چیز اسے واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ وہ شیش محل تھا، بالکل شفاف اور شاندار، جو اس سے بے حد دور تھا، لیکن وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ دور ہو کر بھی اس کے اندر کی ہر چیز کو دیکھ پا رہا تھا۔ لیکن اس کے لیے حیرت اور تعجب کی ایک بات یہ بھی تھی کہ اس شیش محل میں اسے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ شیش محل مادی اشیاء سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہاں نہ ہی کوئی انسان تھا اور نہ ہی کوئی جاندار۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا اس محل کی طرف بڑھنے لگا اور جلدی سے اس کے قریب پہنچ کر وہ اس محل میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے اس شیش محل کے شیشے کے گیٹ کو ہاتھ لگایا تاکہ اسے کھول سکے، ویسے اس کے جسم کو ایک زوردار سا جھٹکا لگا اور وہ دور جا گرا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے جسم کو کرنٹ لگ گیا ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ اور بازوؤں کو سن محسوس کر کے انہیں دبایا اور اٹھنا چاہا، مگر تبھی خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ان چاروں طرف خوفناک اور بھیانک سے بڑے بڑے ناگ اور ناگنے اپنے پن پھیلائے کھڑے تھے اور یقیناً اسے ڈسنے کو تیار بھی تھے۔ ان کے پھنکاروں کی آوازیں سن کر اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ گہرے گہرے سانس بھرتا وہ اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کا
सोचने लगा था। मगर अभी वो कुछ सोच भी नहीं पाया था जब अचानक उसे हैरत और खौफ का एक झटका लगा, क्योंकि उसके सामने वही हरे रंग की नागिन आ खड़ी हुई थी जिसका उसने अंडा उठा लिया था। लेकिन ज़्यादा खौफ की वजह से सर पा जो पहले की निस्बत हद से बढ़ा हुआ था, इतना बड़ा कि बाकी सारे नाग और नागिनें और वो खुद भी उसके बड़ी जिसामत के आगे बूना सा लग रहा था। उसका जिस्म खौफ से थर थर कांपने लगा और वो कोहनियों के बल पीछे को खिसकने लगा। लेकिन जितनी तेजी से वो पीछे को खिसक रहा था उससे भी दुगनी तेजी से वो नाग उसकी तरफ बढ़ रहा था। खौफ से अमीस का हलक खुश्क हो चुका था और उसे लग रहा था कि उसका दम अब निकल जाएगा। उस नागिन का फन अमीस की जान निकाल रहा था। तूने अच्छा नहीं किया, तूने मेरा बच्चा चुराया है, मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया है, अब तू मुझसे नहीं बचेगा, उस नागिन ने सरसराते लहजे में कहा तो अमीस की आंखें हैरत से ही फैल गई थी। एक नागिन होकर वो इंसानों की तरह बोल रही थी, धाड़ रही थी। ये देखकर वो दंग ना होता तो क्या करता। अब तुझे मैं मार कर अपने बच्चे को मुझसे छीनने की सजा दूंगी, वो वहशतनाक से अंदाज में कहती एकदम अपने सामने बेबसी से पड़े अमीक पर झुकी और जोर से उसकी गर्दन पर डस लिया। एक दर्दनाक चीख कमीज की गर्दन पर बुलंद हुई थी और हर तरफ गूंज उठी थी। तकलीफ उसके रगों पैर में सराहियत करती जा रही थी और वो दर्द से तड़पने लगा था। नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। वो बेसाख्ता सर को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं पटकता चिल्लाने लगा। आह! वो चीखता हुआ तेजी से उठकर बैठा और वहशत ज़दा होकर अपने सामने बैठी बाबरा को गले से दबोच लिया। बाबरा की आंखें खौफ से फैल गईं, उससे मज़ाहमत करते हुए खुद को उससे छुड़वाने लगी। अमीस की गिरफ्त बेहद मजबूत और वो जैसे ही अपने आप में नहीं था। बाबरा का दम घुटने लगा जिसके बायस उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख पड़ गया और हरी आंखों से आंसू बहने लगे। मगर अमीस को उस पर ना होश आया और ना ही उस पर तरस। अचानक अमीस की निगाह उसकी हरी आंखों पर पड़ी तो उसको हैरत का झटका लगा और उसने तेजी से उसका गला छोड़ दिया, जिस पर वो तेजी से पीछे हटी और गहरे गहरे सांस भरकर अपना उखड़ा और फूला हुआ सांस बहाल करने लगी। उसका चेहरा अजब सुर्ख पड़ गया था, जिसको देखते ही अमीस अब सारी सिचुएशन का जायजा लेने लगा था। जिसके बाद उस पर यह इंकशाफ हुआ था कि वो सिर्फ ख्वाब देख रहा था, हकीकत में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उसने हर दर्द को खुद पर महसूस किया था, तभी तो वो ख्वाब और हकीकत में फ़र्क नहीं कर पा रहा था। उसने परेशानी से अपने सर पर हाथ फेरा और एक बार फिर से बाबरा की तरफ देखने लगा, जब कुछ हद तक संभल चुकी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं एक बुरे ख्वाब के ज़ेरे असर था, तभी तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा दी, वरना मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। अमीस ने बाबरा के खुद पर लगाए गए शिकवा कुना निगाहों से देखकर तेज़ी से शर्मिंदगी और नदामत भरे लहजे में कहा तो बाबरा ने सर हिलाकर अपने हरी आंखों में आए आंसू पोंछे। कैसा ख्वाब देख लिया था तुमने जो तुम मुझे मारने चले थे? बाबरा ने पूछा। वो तो एक बार से शर्मिंदा हुआ। दरअसल हुआ कुछ यूं कि अमीस ने बोलना शुरू किया और फिर उसने नागिन का अंडा उठाने वाली बात से लेकर ख्वाब में नजर आने वाले मंजर की सारी तफसील उसे बता दी। पर वह सोच में पड़ गई, तो तुम इस अंडे को वापस ले कर जाओगे? वापस छोड़ा, बाबरा ने कहा तो वो बेसाख्ता नफी में सर हिला गया। नहीं, इस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इसे वापस नहीं छोड़ सकता, और अगर चाहूँ भी तो नागिन मुझे डसकर मार देगी। यूं तो ऐसे नाग और नागिनें नहीं होती जो इंसानों जैसा बोलें, मगर अगर मेरा ख्वाब सच्चा हो गया तो मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। अमीस ने रुक अंदाज में इनकार कर दिया। वो वाकई बेहद डरा हुआ था और हरगिज़ भी जंगल से वापस नहीं जाना चाहता था। वो सिर्फ ख्वाब था जो हकीकत नहीं हो सकता था। तुम इस अंडे को वापस छोड़ो, या फिर मुझे बताओ कि इस नागिन का अंडा किधर है, मैं उसे तुम्हारी जगह पर वापस छोड़ाऊंगी। बाबरा ने तेजी से कहा तो उसने एक बार फिर नफी में सर हिला दिया। वो नागिन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, वो तो जानती भी नहीं कि मैं कौन हूँ और कहाँ हूँ, और अब मुझे मजीद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। अमीस ने एकदम उसे टोक कर कहा तो वो लब भींच कर खामोशी इख्तियार कर गई। तुम मेरे कमरे में क्यों आई थी, कुछ चाहिए था क्या? अमीस ने अचानक याद आने पर पूछा तो वो तेजी से उठकर खड़ी हुई। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, किचन में पानी पीने जा रही थी कि अचानक तुम्हारी चीखें सुनकर इधर आ गई। बाबरा ने घबरा कर जवाब दिया तो अमीस ने आगे बढ़कर तेजी से उसको हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर झुकाया, जिस पर बाबरा की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम बहुत प्यारी हो और बहुत खूबसूरत भी, और मैं एक लड़का हूँ, तो कोशिश करना कि रात के पहर यूं मेरे कमरे में ना आओ। अमीस ने पुरफुसूं से सरसराते लहजे में कहा तो उसका आहिस्ता से हाथ छोड़ा और वो दंग नजरों से उसे देखने लगी। तेजी से कमरे से बाहर निकल गई, जिस पर अमीस ने बेसाख्त तक खिलखिलाकर हंस दिया। लेकिन फिर वो एकदम ही संजीदा हुआ। उसे वो ये कहकर देखना चाहता था कि ये सब एक ख्वाब था, लेकिन खुद उसे यकीन ही था कि ये ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी।
और अब वो उस शीश महल को देखने उसी जंगल में जाने वाला था। अपनी जान को खतरे में डालने का रिस्क ले रहा था, क्योंकि उस शीश महल में से उसे कई नाग और नागनी भी मिलती जो यकीनन उसे मार देती। उसे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन था कि वो शीश महल सच में अपना वजूद रखता था, और ये भी कि वो नागिन इंसानों की तरह ही बोलती थी, और ये सिर्फ उसके ख्वाब का हिस्सा नहीं था। और इसी हकीकत को देखने और परखने के लिए अब वो जल्द ही उस जंगल में जाने वाला था। अगली सुबह उठकर उसने नाश्ता किया और फिर अपने बाबा को बाबरा के बारे में सब कुछ बताकर उसका मसला हल करने का कहा। उसका बाप बिजनेसमैन था जो यकीनन उसके मसाइल हल कर दिया करता था। उसका सबसे बड़ा मसला उसके चचा का बेटा था जो यकीनन अब भी उसे ढूंढ रहा होता, और वो चाहता था कि बाबरा को उसके चचाजाद से मुकम्मल तौर पर पीछा छूट जाए। नाश्ता करने के बाद वो अपने ज़रूरी सामान यूनिवर्सिटी के बैग में डालकर अपनी गाड़ी में बैठता घर से निकल गया था। उसका इरादा जंगल में जाने का था, लेकिन उसने कुछ इरादे से कुछ को आगाह नहीं किया था, बल्कि सबको यही बताकर आया था कि वो यूनिवर्सिटी जा रहा है। कुछ ही देर में वो जंगल में पहुंच चुका था और उसने अपना बैग कांधों पर डाला और फिर गाड़ी से निकलकर जंगल के अंदर की तरफ बढ़ा। ये एक घना और वसीह जंगल था। वो नहीं जानता था कि जो वो सोच कर घर से यहाँ तक आया है वो हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन वो अपने तजस्सुस को ख़त्म करने के लिए कोशिश तो ज़रूर करना चाहता था। वो इधर उधर देखता आगे की जाने पड़ रहा था, क्योंकि जंगल बहरहाल घना था और दरख्त आपस में साथ साथ जुड़कर उगे हुए थे। तभी यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत ही कम पहुँच पा रही थी, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि उसे सब कुछ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था। वो एहतियात से आगे बढ़ रहा था ताकि किसी जहरीली जड़ी बूटी का शिकार ना हो जाए। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था जब उसे ऐसा लगा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने चौंक कर पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, जिस पर वो एकदम उलझा, मगर फिर सर झटक कर उसे अपना वहम जानकर पीछे आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मगर आगे बढ़ते हुए उसे फिर से अपने पीछे किसी की आहट और पत्तों की सरसराहट सी सुनाई दे रही थी, जिसका वासे मतलब ये था कि उसके पीछे सच में कोई है। उसका पहला ख्याल उस नागिन की तरफ ही गया था। यकीनन वही उसके पीछे आ रही होगी। ये सोच आते उसने बगैर पीछे देखे आगे की तरफ भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो पीछे देखकर भाग रहा था कि कहीं अपने ख्वाब की तरह सच में किसी गड्ढे में ना जा गिरे। वो भी नाग और नागनों से बचने की एहतियाती तदाबीर किए बगैर कुछ ही देर में वहां से काफ़ी आगे निकल आया, और आगे आते ही उसकी नज़र सामने मौजूद एक गार पर पड़ी। वो जंगल में गार देखकर हैरान हुआ था और फिर उस गार में दाखिल हो गया जो अंदर की तरफ ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस गार को महारत से खोदकर बनाया गया हो। गार के अंदर की तरफ जाते हुए उसे अपने पीछे किसी नाग की फिनकार की आवाज़ सुनाई दी तो उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने खौफ खाते दिल को संभालते हुए तेजी से पलटकर देखा तो खौफ से उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे ही एक बहुत बड़ा अस्तहानुमा काला नाग फन फैलाए खड़ा उसी को देखकर फिनकार रहा था। वो इतने बड़े नाग को देखकर उल्टा कदम वापस पलटा और फिर गार के अंदरूनी तरफ तेज कदमों से अंधाधुंध भागने लगा। बगैर ध्यान से भागते हुए अचानक लड़खड़ाया और सामने आती ढिलवान को ना देखा, और इसके सबब बुरी तरह से नीचे गिरा और फिर इस ढिलवान में नीचे की तरफ गिरने लगा। उसकी चीखों से पूरा खार गूंज उठा था, क्योंकि खौफ से उसका दिल अब फटने के करीब था, लेकिन आसपास कोई ऐसा शख्स भी नहीं था जिसे पकड़कर वो मजीद नीचे गिरने से बचे। और फिर उसे लग रहा था कि ये उसका आखिरी दिन है और वो मरने वाला है। उसका सर चकराने लगा तो उसकी आंखें भी खुद ब खुद बंद होने लगी, लेकिन तभी वो उछला और बाहर मौजूद हरी भरी घास पर जा गिरा। उसने पट से आंखें खोलकर अपने आसपास देखा तो ये देखकर सुकून का सांस लिया कि वो जिंदा है और सही सलामत भी, और नर्म घास पर फूंक गिरने की वजह से उसे चोट भी नहीं आई थी। उसने सुकून भी सांस लेकर सर उठा और सामने देखा, लेकिन सामने देखते उसकी आंखें हैरत और सताइश से पहली की पहली रह गई। हैरत उसे इस बात पे थी कि उसका ख्वाब सच हो गया था और उसके सामने ही शीश महल मौजूद था, और सताइश इस बात की कि सामने नजर आने वाली शीश महल बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे ख्वाब में नजर आया था। लेकिन हकीकत में उसे यह देखकर शीश महल पहले से बढ़कर खूबसूरत लगा और शानदार भी। वो मबूत सा अपने कपड़े झाड़ता उठ खड़ा हुआ। शीश महल के अंदर से सब कुछ वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था, लेकिन शीश महल के अंदर सिर्फ मादी अशिया ही मौजूद थी, बाकी कोई जानदार उसे नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसके चेहरे पर खौफ के बादल छाए थे, क्योंकि उसका ख्वाब सच हो रहा था। अगर उसका ख्वाब सच हो रहा था तो यकीनन उसकी जान खतरे में थी और वो नाग और नागने भी उस पर हमलावर हो सकती थी। लेकिन वो उस शीश महल को अंदर देखे बगैर वापस जाना भी नहीं चाहता था। तभी उसने बिना अंजाम की परवाह किए बगैर शीश महल की तरफ भागना शुरू कर दिया।
اگلے آدھے گھنٹے تک مسلسل بھاگتے رہنے کے بعد وہ شیش محل کے شیشے کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا، اور اندر داخل ہوتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ وہ ناگ اور ناگنوں سے بچ گیا تھا، محفوظ ہو گیا تھا۔ خود کو محفوظ پا کر اس نے اب قدم آگے بڑھائے اور شیش محل کا جائزہ لینے لگا۔ ہر طرف خوبصورت سے شیشے کے کمرے بنے ہوئے تھے، شو پیس اور نہ جانے کیا کچھ تھا، لیکن ہر چیز شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ شاید تبھی اسے شیش محل کہا جاتا تھا۔ اب وہ چلتا ہوا شیش محل کے ہال میں آ کر کھڑا ہوا، چھت پر لگے فانوس کو دیکھ رہا تھا، جب اچانک اس کے ارد گرد عجیب سی فنکاروں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس نے چونک کر اور کچھ گھبرا کر اپنے آس پاس دیکھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں ناگ اور ناگنیں تھیں جو اسے دیکھ کر بری طرح پھنکار رہے تھے۔ وہ جو اب تک کچھ مطمئن تھا بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سبھی ناگ اس کی طرف بڑھتے اور اسے ڈس کر اسے جان سے مار دیتے، اچانک ان کی ملکہ ان سب کے بیچ سے گزرتی ہوئی امیس کے قریب آئی۔ یہ وہی ہرے رنگ کی ناگن تھی جس کا انڈا اس نے ریسرچ ورک کے لیے اٹھا لیا تھا، لیکن اس وقت وہ بے حد بڑی لگ رہی تھی۔ وہ امیس کے قریب آئی اور اس کے گرد چکر لگانے لگی۔ امیس خوف سے اپنا سانس تک روک چکا تھا کہ اچانک وہ ناگن اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور پھنکارتی اسے دیکھنے لگی۔ امیس کی آنکھوں میں، اس کی ہری آنکھوں میں گڑ سی گئی تھی۔ امیس کو لگا جیسے اس کا ذہن اس کے قابو میں جا رہا ہو، لیکن اگلے ہی پل اس نے جھنجھنا کر اپنا سر جھٹکا تو اس کی آنکھوں کا سہر ٹوٹا۔ مجھے جانے دو، مجھے مت مارو، امیس نے روحان سے لہجے میں کہا تو وہ ناگن بری طرح پھنکاری۔ تم نے مجھ سے میرا بچہ چھینا اور تم کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ وہ ناگن بری طرح پھنکارتی ہوئی انسانوں جیسی آواز میں بولی تو امیس نے آنکھیں میچ کر کھولی، لیکن اس کا خواب سچا تھا۔ تم نے میرا انس چرایا ہے، ناگوں کا ہونے والا شہزادہ تھا وہ، جسے تم اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے، تمہیں ہر کسی میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ ناگن بھیگی آواز میں بولی ہو، لیکن اس سے بھی بڑا جھٹکا اسے اس کی آواز پر غور کر کے لگا، کیونکہ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ بابرا کی تھی۔ وہی بابرا جسے اس نے کل اپنے گھر میں پناہ دی تھی، جس کی معصوم اور خوبصورت شکل سے وہ محبت کر بیٹھا تھا۔ وہی بابرا جو رات کو اس کے قریب تھی، تب جب اس نے خواب میں یہ سب کچھ دیکھا تھا جو اس کے ساتھ وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ بابرا، وہ سرگوشی کی مانند بولا، نظریں اس ہری ناگن کی طرف ہری آنکھوں پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، یعنی کہ یہ وہی ناگن تھی جو اس کے پیچھے اس کے گھر تک پہنچ گئی تھی، وہ بھی دھوکے سے۔ اس ناگن نے اس کے منہ سے باہر کا نام ناگن سن کر ایک وحشتناک پھنکار ماری، جس پر اگلے ہی پل وہ سب کے سب ناگ اور ناگنیں جھومنے لگے، اور پھر اگلے ہی پل وہ سب کے سب انسانی روپ میں آ گئے۔ لیکن ان سب کا نچلا دھڑ ناگوں کا تھا اور اوپر دھڑ یہ سب انسانوں کا۔ سب میں سے کچھ لڑکے اور کچھ لڑکیاں تھیں، یعنی یہ سب اچھا دھاری ناگ اور ناگنیں تھیں، جو کوئی بھی روپ دھار سکتی تھی، اور اسے انڈے میں بھی انسان جیسا بچہ ہی نظر آیا تھا، یعنی وہ بھی اچھا دھاری ناگن کا اچھا دھاری بیٹا تھا۔ امیس سب کو حیرت اور خوف بھری نظروں سے دیکھ کر اس ہری ناگن کو دیکھنے لگا، جس کی آواز پر اسے بابرا کا گمان ہوا تھا، اور اس کا گمان اگلے ہی پل حقیقت میں بدل گیا، کیونکہ وہ ناگن اب باقی سب ناگنوں اور ناگنوں کی طرح آدھے انسانی روپ میں اور آدھے ناگن کے روپ میں آ گئی تھی، اور اس وقت اپنی دم پر کھڑی تھی۔ لیکن امیس کو بے حد حیرانی تھی کہ ساتھ ساتھ شوق بھی لگا تھا۔ کیوں انسانی روپ میں وہ بابرا ہی تھی، جسے دیکھ کر وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے سر پر سونے کا تاج رکھا ہوا تھا، جس میں بے حد قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی، اپنے بچے کو تو میں ڈھونڈ ہی لوں گی، لیکن تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس ناگن نے اتنا کہہ کر اسے ڈسنا چاہا، لیکن بابرا، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ حلق کے بل چلایا۔ اسے یقین تھا کہ بابرا نے اس کی آنکھوں میں چھپا محبت بھرا پیغام پڑھ لیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی، اور وہ دھوکے سے ان کے گھر آئی تھی، تو یقیناً جو کچھ رات کو اس نے دیکھا تھا وہ سب بابرا کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا، کیونکہ وہی اس کے قریب تھی۔ یقیناً وہ اسے مارنے اور اس سے بدلہ لینے ہی اس کے گھر آئی ہوگی۔ کون بابرا؟ بابرا نے نہیں ہوں میں، بیلا نام ہے میرا، ناگن بیلا، اسے پورے شیش محل کی رانی ہوں میں، سارے ناگوں کی رانی ہوں میں۔ میرے جس بچے کو تم نے چرایا ہے وہ اسی شیش محل کا ہونے والا نیا شہزادہ تھا۔ اس ناگن نے، جس نے اپنا نام بیلا بتایا تھا، نے پھنکار کر کہا تو امیس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ بیلا؟ تم بیلا کیسے ہو سکتی ہو؟ تم تو بابرا ہو، وہ بابرا جس سے میں پیار کرنے لگا ہوں، جو اپنے چچزاد سے بھاگنے کا جھوٹ بول کر میرے گھر میں گھسی۔ تم شیش محل کی رانی بیلا نہیں ہو، تم دھوکے باز بابرا ہو۔ امیس حلق کے بل چلایا تو رانی ناگن بیلا کے ماتھے پر بل پڑے۔ میرے محل میں کھڑے ہو تم اور مجھ پر ہی چیخنے کی گستاخی کر رہے ہو لڑکے؟
मैं शीश महल की रानी बेला जो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। इतना कहकर वो फुनकारती हुई अपने फन फैलाकर उसे डसने के गर्ज से उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम मुझे मार दोगी तो कभी नहीं जान सकोगी कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। इस बात का इल्म सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं, और अगर तुमने मुझे मार दिया रानी बेला तो तुम अपने बेटे से और तुम्हारी सारी रियाया अपने नए शहजादे से हाथ धो बैठेगी। इससे पहले कि रानी नागिन बेला उसे डसती अमीस से चिल्लाकर कहा तो वो अपनी जगह पर रुक गई और जहरखुन निगाहों से अमीस को घूरने लगी। क्या चाहते हो तुम? रानी बेला ने नफरत से उसे देखकर पूछा। तुम्हें, अमीस ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। क्या मतलब है इस बकवास का? रानी बेला ने सर्द लहजे में पूछा। मतलब साफ है रानी बेला, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। भले ही तुम मुझे धोखा देकर मुझे मारने की गर्ज से बाबरा बनकर मेरे घर में घुसी थी, लेकिन मुझे अब भी तुमसे मोहब्बत है और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो मुझे तुमसे शादी करनी है। अमीस ने कहा तो हर तरफ फिनकारों की आवाज़ें गूंज उठी और कई नाग उस पर हमलावर हुए और उसे डसने के लिए उसकी तरफ बढ़े, मगर तभी रानी नाग बेला ने जोर से मखसूस अंदाज में फिनकार कर सबको उसे नुकसान पहुंचाने से बाज रखा। तुम पागल हो या बेवकूफ़? तुम एक इंसान हो और मैं एक नागिन, और कोई आम नागिन नहीं। मैं शीश महल की रानी हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं एक बशर से शादी करूंगी? रानी बेला ने उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए अचानक से उसे अपनी दुम में जकड़कर बुलंद करके अपने सामने लाकर कहा तो उसकी महफूज और सख्त गिरफ्त में अमीस का दम घुटने लगा, जिसको महसूस करके रानी बेला ने एक खौफनाक और इस्तेज़ाइया भरा कहका लगाया, जिस पर अमीस ने गुस्से से उसे देखा। तो ना करो शादी मुझसे, मैं भी तुम्हें तुम्हारे बेटे का पता नहीं बताऊंगा। और एक बात और याद रखना कि उसकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। अगर मैं वहाँ नहीं पहुंचा तो कोई उसको देखेगा भी नहीं और वो मर जाएगा। अमीस ने उसके कहके पर उसे जिताकर कहा तो रानी बेला ने एकदम उसके गिर्द अपनी गिरफ्त ढीली की, जिस पर उसने सुकून का सांस लिया। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम नागों के राजा बन जाओगे और फिर कभी मेरी दुनिया से वापस नहीं लौट सकोगे। सोच लो, तुम इंसान यहाँ नागों के बीच में रह सकोगे? रानी बेला ने कुछ सोचकर कहा तो उसने बिना सोचे समझे सर हिला दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। हम आज ही मेरा बच्चा वापस लाएंगे और फिर हमारी शादी होगी। रानी बेला ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। नहीं, हरगिज़ नहीं। पहले हमारी शादी होगी, फिर तुम्हें तुम्हारा बच्चा वापस मिलेगा। अपना बच्चा वापस पा लेने के लिए तुम मुकर गई तो? मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अमीस ने उसके फैसले को रद्द करते हुए दो टोक अंदाज में कहा तो रानी बेला ने अपने दांत पीस लिए। वो यही सोचे हुए थी कि अपने बच्चे को पा लेने के बाद वो अमीस को ख़त्म कर देगी, लेकिन अमीस उससे भी ज़्यादा चालाक निकला। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इतना कहकर रानी बेला ने ताली बजाई तो सभी नाग एक हॉल की तरफ चले गए, जिसे अमीस रानी बेला के इशारे पर उसके चेहरे को देखते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा। उस चेहरे से उसे बेहद कम वक्त में मोहब्बत हो गई थी, लेकिन नहीं जानता था कि वो जिस लड़की से मोहब्बत करने लगा है वो एक नागिन है, वो भी एक इच्छाधारी नागिन। अभी वो फ़कत 18 साल का था, लेकिन अब शादी करने जा रहा था, वो भी एक नागिन से। कोई भी इंसान उसके मुंह से ये बात सुनता तो पहले तो यकीन न करता और फिर जो उसका मजाक बनता वो अलग, लेकिन वो हर चीज़ से बेपरवाह होकर सच में एक अच्छाधारी नागिन से शादी करने जा रहा था। रानी नागिन मुकम्मल इंसानी रूप में आ चुकी थी और उसे दूसरे शीशे के सामने तैयार किया जा रहा था। जहाँ से वो तैयार होती अमीस को बआसानी नजर आ रही थी। अमीस चुपचाप बैठा हुआ उसे देखता जा रहा था। जब नागिनों की शाही लिबास में नजर लग जाए इस हद तक खूबसूरत लग रही थी। उसने एक नागिन से शादी का फैसला तो कर लिया था, मगर उसका क्या नतीजा निकलने वाला था वो खुद भी नहीं जानता था। कुछ ही देर में वो नागों की सरपरस्ती में बाहर आया और फिर एक तरफ जाकर बैठ गया। उसके मुकाबले नागिन रानी बेला बैठी हुई थी, जबकि एक तरफ नागों का मौलवी जो निकाह पढ़ाने जा रहा था। उसने पहले रानी बेला से हिजाब कबूल करवाया और उसके बाद अमीस की बारी आई, मगर तभी हर तरफ हलचल सी मच उठी, जिस पर सभी लोग हड़बड़ाकर सामने की तरफ देखने लगे, जहाँ कुछ नाग बेइंतहा शोर मचाते और फिनकारते हुए एक चारपाई उठाकर शीश महल के वसीओ अरीज जगह में रख चुके थे। उस चारपाई पर नजर पड़ते ही जहाँ रानी बेला भागती हुई उस चारपाई की तरफ भागी, वहीं अमीस शर्मता अपनी जगह पर जमा ही रह गया, क्योंकि चारपाई पर लेटी वो कोई और नहीं बल्कि बाबरा थी। वो बाबरा जिससे उसे मोहब्बत थी और वो उसके घर आई थी। यानी वो नागिन बाबरा नहीं थी, ना ही उसने अमीस को कोई धोखा दिया था। बाबरा बाबरा ही थी और रानी बेला ही थी।
यानी वो दोनों अलग अलग थी। अभी वो यही सोच ही रहा था जब रानी बेला की पुकारों पर फिर से हैरान हुआ, जो कह रही थी कि किसने ये हाल किया मेरी बहन का, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, तबीब को बुलाओ। रानी बेला की चीख कर कहने पर एक बार फिर अमीस को झटका लगा, यानी वो बेला की बहन थी। तभी तो उसकी शक्ल सेम टू सेम रानी बेला जैसी थी, यानी वो उसकी जुड़वा बहन थी और वो भी एक नागिनी थी। ये ख्यालात ही अमीस का दिमाग झुंझुना उठा था। यानी बाबरा रानी बेला के कहने पर उसके घर में आई थी, लेकिन फिर अमीस ने रानी बेला के सामने बाबरा का नाम लिया तो वो चौंकी क्यों नहीं। जितने सवाल थे उतनी ज्यादा उलझन थी, जिसका कोई सिरा उसके हाथ नहीं आ रहा था। रानी बेला बाबरा को लेकर एक कमरे में घुस गई, जहाँ एक नाक तबीब आ चुका था और अब बाबरा का इलाज जारी था। जो जख्मों से चूर थी, उस तबीब ने उसके जख्मों पर लेप लगाना शुरू किया। तुम कह रही थी कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया और अपनी बहन बाबरा के मेरे घर में झूठ बोल कर भेज दिया, अमीस ने कहा तो रानी बेला ने अजीब नजरों से उसे देखा। बाबरा नहीं, अनीला नाम है इसका, और मैंने इसे तुम्हारे घर पर नहीं भेजा बल्कि यहाँ से भाग गई थी, रानी बेला ने उसे बताया। तो अमीस को हैरत का मजीद झटका लगा। मगर क्यों? अमीस बस यही पूछ सका। यानी बाबरा और फनीला जो कहानी उसे सुनाई थी वो झूठी थी, क्योंकि वो एक मुकम्मल इंसान थी। मैं और वो दोनों जुड़वा बहनें हैं, लेकिन हमारा बाप नाग था जिसका हमारी माँ एक इंसान थी। पैदाइश के वक्त मैं एक मुकम्मल नागिन थी, जबकि अनीला एक मुकम्मल इंसान। हम दोनों की पैदाइश उसी शीश महल में हुई थी। तभी दुनिया वालों को इस हकीकत का इल्म नहीं था। हमारी बहन भी उसी शीश महल में रहती थी और हमारा बाप भी यहाँ का राजा था, जिसके बाद वो यहाँ की रानी बन गया। मेरी माँ मर गई तो अनीला ने इंसानों में रहने को तरजीह दी, जिसके बिना पर उसे मामू लोगों के पास भेज दिया गया, लेकिन ये वहाँ रह न सकी और वापस आ गई। मेरी शादी एक नाग से हो गई और अपने बाप के बाद मैं यहाँ की रानी बन गई। लेकिन अनीला अब इंसानों में जाना चाहती थी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे। और फिर एक दिन अनीला यहाँ से भाग गई और हम चाहकर भी उसे ढूंढ न सके, क्योंकि मैं अपने बेटे को ढूंढने में मसरूफ थी, जिसे तुम उठाकर ले गए थे। रानी बेला इतना कहकर चुप होकर अनीला को देखने लगी, जो के कर्राह कर होश में आ रही थी। ये बाबरा बनकर मेरे घर में आई थी और झूठी कहानी सुनाई थी। तभी मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर लगा कि तुम बाबरा हो। मैं अपनी पसंद करता हूँ उसे, तभी तुम्हें बाबरा समझकर तुमसे शादी की शर्त रखी। अमीस ने गहरी सांस भरकर बताया तो रानी बेला को सारी कहानी समझ में आ गई। तो क्या अब भी मुझसे शादी करनी है? रानी बेला ने पूछा। अब मैं अनीला को अपनी दुल्हन बनाकर यहाँ से ले जाऊंगा, अमीस ने मजबूत लहजे में कहकर अनीला उर्फ बाबरा को देखा, जो मुकम्मल होश में आकर रोती हुई उसे देख रही थी। अमीस और रानी बेला ने उसे तसल्ली दी, जिस पर उसने रोते हुए बताया कि उस पर कुछ नेवलों ने हमला कर दिया था, जिनसे वो बमुश्किल जान बचाकर भागी। अमीस अब मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। तभी रानी बेला से बात करके अनीला की रजामंदी जानकर उससे निकाह कर लिया। इसके बाद वो तीनों अमीस की यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उसका अंडा मौजूद था। रानी बेला उसे लेकर अब से मिलकर वापस लौट गई, जबकि वो अनीला को लेकर घर आ गया और अपने वालिदैन को अपने निकाह का बता दिया, जिस पर वो बेहद हैरान हुए। लेकिन अमीस ने अनीला के मुताल्लिक झूठी सच्ची कहानी बनाकर उनको सुनाई तो उन्हें मानना ही पड़ा और अनीला को अपनी बहू के रूप में कबूल कर लिया, जिसके बाद वो हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन रानी बेला अक्सर उनसे मिलने आती रहती थी, जिसका तारुफ उसने अनीला की दोस्त की हैसियत से करवाया था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए।